वेलकम एनटीएसटी आईज के अंदर। और आज मैं आपको इसके अंदर पार्ट 2 लेके आई हूँ कि रीडिंग को हम अपना 9 बैंड स्कोर रीडिंग में कैसे अचीव कर सकते हैं, रीडिंग को अच्छा कैसे कर सकते हैं। पिछली वीडियो रीडिंग बैंड 9 के बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी, उन्हें बहुत पसंद आई थी और वो अब उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। जल्दी ही हमारे जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे मैं ज़रूर आप लोगों को शो करूंगी कि उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। पहला टिप जो कि लिखा हुआ है मैंने यहाँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपनी रीडिंग के अंदर अपने समय को बर्बाद मत करना। वी हैव ओनली 60 मिनट्स और उन 60 मिनट्स के अंदर हमें क्वेश्चन भी कंप्लीट करने होते हैं, हमें हर चीज का ख्याल रखना होता है, कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। उसके बाद हमें 40 क्वेश्चंस को टाइमली कंप्लीट करना है। स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, सो 60 मिनट्स बहुत कम होते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, ओनली पिक अप दोज क्वेश्चंस जो बहुत इजी होंगे आपके लिए। जैसे कि अगर आपको ट्रू फॉल्स अच्छे लगते हैं तो सिर्फ ट्रू फॉल्स को उठाइए। अगर एमसीक्यूज अच्छे लगते हैं, फिलिप्स में आपके स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं तो सिर्फ फिलिप्स को उठाइए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि सिर्फ अपने उन क्वेश्चंस को उठाओ जो आपके फ्रेंडली हैं, जो जिनके साथ आपका रिलेशन बड़ा अच्छा है, आपको बड़े अच्छे तरीके से वो आते हैं सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए आपको ट्रू फॉल्स अच्छे से आते हैं और एमसीक्यू में आप फंसे रह गए, इससे क्या होगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो हमेशा अपने टाइम को सेव करके चलिए। एक और चीज बहुत ही लॉजिकल मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद आपने सुनी हो या नहीं सुनी हो, कि 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड हाउ मेनी मिनट्स वी हैव? वी हैव 60 मिनट्स। सो दैट मीन्स अगर आप 40 क्वेश्चंस एक एक मिनट में करने की आदत डालें इन स्पीड, अगर एक एक मिनट में आप करने की आदत डालेंगे सो वी विल स्टिल हैव 20 मिनट्स। हमारे पास फिर भी 20 मिनट बच जाएंगे, 20 मिनट बच जाएंगे। कभी ऐसा करके देखा आपने? ट्राई करके देखा? मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी स्ट्रैटेजी के साथ करवाती हूँ। वो स्ट्रैटेजी वो भी मैं आपको आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि रीडिंग को इस स्ट्रैटेजी के साथ हमने कैसे करना है। जब आप अपने 40 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में कंप्लीट कीजिए। 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, 20 मिनट्स बचते। 20 मिनट्स आप रखिए उन क्वेश्चंस के लिए जो कि आपको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगते हैं, नहीं समझ में आता इन्हें कैसे करना है, उन क्वेश्चंस को रखिए। आईडीपी कहती है कि प्लीज बच्चों को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि 30 क्वेश्चंस रीडिंग के ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा आराम से स्कोर कर सकता है, बट बच्चे गलती ये कर रहे हैं कि वो अपने बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे ही पड़े हुए हैं। इजी क्वेश्चंस को तो छोड़ ही देते हैं, बाद में पता चलता है ओहो ये तो बड़े इजी थे, हमारे पास मैम टाइम ही नहीं बचा, ये वो ऐसे आके फिर बेचारे रो रहे होते हैं कि टाइम ही नहीं बचा था, हमने ध्यान नहीं दिया। सो प्लीज अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत ही सिंपल है, गलतियां अक्सर बच्चे कर जाते हैं। ग्रामर स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए साथ साथ। अगर आप नोट कर रहे हैं तो लॉजिकल थिंकिंग, व्हाट इज दिस लॉजिकल थिंकिंग? लॉजिकल थिंकिंग मतलब टेंस कौन सा यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कई बार पैसेज के अंदर लिखा होता है इट इज कंटेनिंग, और आंसर उसका क्या होता है? इट कंटेन्स। ये सपोज हमारा फिलिप्स है, बच्चे क्या करेंगे? अच्छा इट मिल गया, अच्छा पैसेज में भी इट मिल गया, उन्होंने ये नहीं देखा कि इज लगा हुआ था जी वहां पर, आंसर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर था। उन्होंने क्या कहा? अच्छा इट मिल गया, चलो जी कंटेनिंग लिख दो। कंटेनिंग लिख के आ जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। आंसर
लॉजिकल थिंकिंग। अब देखिए आंसर मिल गया है, आंसर प्लूरल में लिखना है, सिंगुलर में लिखना है, टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, कौन से टेंस के अंदर बात कर रहे हैं। बहुत बार ये गलतियां होती हैं बच्चों से। तो बच्चे कहते हैं कि मैम वहां पर तो ये लिखा हुआ है, नहीं आंसर तो यही होगा, नहीं उन्होंने गलत आंसर लिखा है। बट आप एक चीज को, लॉजिक को नहीं देखते हो कि जस्ट सी द टेंस, कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेपोजिशंस कौन से यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर को लिखना चाहिए हमेशा। सो प्लीज आप अगर ऐसी गलती कर रहे हैं, जस्ट लुक फॉर योर मिस्टेक कि कहीं आप तो नहीं ऐसा कर रहे, सो उसको करेक्ट कर लीजिए। टेंसेस को जरूर ध्यान से देखिए और आपके स्कोर्स जरूर इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी टिप है ऑलवेज फाइंड योर आंसर्स इन सिनोनिम्स। इट्स सिनोनिम्स। और एक और वर्ड होता है एंटोनिम्स, इट्स नॉट एंटोनियम्स, क्योंकि मैंने बहुत विजिट किया है स्कूल्स में और अलग अलग जगहों पे जहाँ भी मेरे सेमिनार्स लगे हैं, वहाँ बच्चे अक्सर कहते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स। सो आज ये वादा करो मुझसे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, निम्स होगा और एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा। सो चलिए लिख लो इसको, पॉइंट को, SYC नो निम्स, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रही हूं कि स्पेलिंग को पढ़ते पढ़ते ऐसे लिखना है। चलिए, सो व्हाट इज सिनोनिम्स? किसी भी एक वर्ड का और कई वर्ड्स पे जब हम बात करते हैं, जैसे कि स्टॉप, सीज, हॉल्ट, ठीक है। स्टॉप को हम सीज भी कहते हैं, हॉल्ट भी कहते हैं। सो इसी तरह से रीडिंग के अंदर भी इसी ट्रिक को अप्लाई करो। हमेशा आंसर्स को फाइंड करो, किसमें? सिनोनिम्स के अंदर। वो आपके मम्मा मामी के चाचा की रिलेटिव्स नहीं है कि आपको परोस के रीडिंग ऐसे ही दे देंगे कि हाँ जी ये फाइंड कर लो आंसर, यहाँ मैंने स्टॉप लिखा है, रीडिंग में भी आंसर स्टॉप लिखा हुआ है, चलो जी फाइंड करके लिख दो आंसर। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको माइंड से प्रिपेयर रहना होगा। जब भी आपने क्वेश्चंस उठाए, क्वेश्चन पढ़ो, माइंड में बिठा लो, सिनोनिम लिखा होगा, सिनोनिम लिखा होगा। उसके लिए मेरी पहली वीडियो के पहले पॉइंट को जरूर देखना कि सिनोनिम को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन सी टिप को उठाना चाहिए, कौन सी टिप को यूज करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैंने आई पॉइंट पे दे दिया है, जो कि आपको ऊपर आई पॉइंट नजर आ रहा होगा, उसको क्लिक करिए और मेरे पहले पॉइंट को देखिए कि अगर आपने नहीं देखा हुआ है कि वो कौन सी टिप है जिसकी वजह से हमारे सिनोनिम्स ठीक हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। अब जैसा कि मैंने स्टॉप के बारे में बात की थी, कई बार क्या होता है, एक बार एक स्टूडेंट ने क्या किया, पैसेज में दिया हुआ था हॉल्ट, पैसेज में दिया हुआ था हॉल्ट एंड आंसर में पूछा हुआ था स्टॉप, और क्वेश्चन था नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स। उसने क्या किया, उसने कहा मैम आंसर है नॉट गिवन। तो आप मुझे बताओ कि क्या वो आंसर नॉट गिवन होगा? मेरे हिसाब से तो आंसर ट्रू होना चाहिए, पर उसकी गलती क्या थी कि उसने सिनोनिम्स को अपने माइंड में ही नहीं बिठाया हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि स्टॉप को सिनोनिम में क्या कहते हैं। सो ऑलवेज फाइंड योर आंसर इन सिनोनिम। स्टॉप अगर क्वेश्चन में लिखा है, पैसेज के अंदर हॉल्ट लिखा हुआ है, सो मतलब हॉल्ट इज द करेक्ट आंसर ना, तो हॉल्ट इज गिवन, सो दैट इज ट्रू। वो नॉट गिवन था ही नहीं। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो है परसेंटेज या रेशियो। रेशियो के अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा गड़बड़ करते हैं। रेशियो में भी इस चीज को ही अप्लाई करना है कि हमेशा उल्टा करके ही उन्होंने आंसर को फाइंड किया होगा। जैसे कि एक रीडिंग थी जिसमें क्वेश्चन ये था कि रीडिंग मतलब पैसेज के अंदर ये क्वेश्चन था कि 25% of the audiences were not listening the interview or a debate। अब क्वेश्चन में क्या था, अच्छा पैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ था, 25% not listening, ठीक है। क्वेश्चन में they were asking, क्वेश्चन में वो लोग कह रहे थे कि how many
अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, अरे 25 मिल गया, ये गलती की। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, उन्होंने स्टेटमेंट को ध्यान से ही नहीं देखा कि नॉट लिसनिंग बोल रहे हैं और क्वेश्चन में बोल रहे हैं लिसनिंग। सो इसका आंसर क्या होना था, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन सबसे पहले मैसेज करता है। मैं इसका आंसर लास्ट में बताऊंगी। सो इसका आंसर जरूर देखिए, लास्ट में मैं बताऊंगी, जरूर देखना। चलिए, तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना होता है आपको, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, स्कोर्स डाउन हो जाएंगे। यही कुछ चीजें हैं हमेशा जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो चलिए, एक और चीज है जिसे मैंने बतानी थी आपको। देयर इज अ चार्ट। रीडिंग में हमें कितना टाइम होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। रीडिंग के अंदर हमारे पास कितना टाइम होता है, रीडिंग में हमारे पास टाइम होता है 60 मिनट्स, ठीक है। अब एक मैं आपको चार्ट बना के दिखाती हूँ और उसमें मेरे को बताना कि वो क्या क्या चीजें हैं। 60, 40, 0, 11, 11। ये मुझे बताइए ये क्या चीजें हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। 60 क्वेश्चंस और चलिए, अब ये जो मैंने बूझो तो जानो बता दिया है ना, ये रिजल्ट बनाई है ना, मुझे इसका बताइए जवाब क्या है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 60 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस, 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये क्या बनाया मैंने, आइडिया कुछ गैस? ये है 15 मिनट्स फॉर फर्स्ट पैसेज, 20 मिनट्स फॉर सेकेंड पैसेज, 25 मिनट्स फॉर थर्ड पैसेज। अब ये 0 क्या है, कुछ आइडिया? 0 कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज साथ साथ कमेंट करो, कमेंट्स जल्दी जल्दी बताना ताकि मुझे आइडिया लगे कि हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। 0 नो ट्रांसफरिंग टाइम। इस चीज के बारे में मैं बहुत ध्यान से, बहुत जरूरी है ये बता दूं, ट्रांसफरिंग टाइम नहीं होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक स्टूडेंट अभी एग्जाम देके आई थी, मुझे किसी से रिव्यू मिला था कि वो लड़की रीडिंग में ही लिखती रही आंसर्स और उसे किसी और बच्चे ने बोला कि बाबा टाइम खत्म हो गया और आपका रीडिंग आंसर को ट्रांसफर करने का टाइम नहीं मिलेगा। बेचारी वो बच्ची बहुत रो रही थी। सो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, 0 ट्रांसफरिंग टाइम, ठीक है जी। हम इस सेक्शन में अगर आए तो यहाँ क्या करते हैं, इस पे हम पहले पैसेज में हम आधा घंटा दे देते हैं, लास्ट सेकंड पैसेज के अंदर हम दे देते हैं 20 मिनट और लास्ट पैसेज के अंदर हमारे पास टाइम ही नहीं बचता और हम तुक्के लगा के आ जाते हैं वहाँ पे। अब इस स्ट्रैटेजी को मैं क्यों अप्लाई करवा रही हूँ आपसे, आप लॉजिकली सोचिए, बहुत चीजें हैं जो लॉजिकली सोचने वाली हैं। फर्स्ट मिनट, फर्स्ट पैराग्राफ, बहुत ज़्यादा प्रेशर है एग्जाम हॉल में, बहुत सारा प्रेशर होता है, आपने फाइंड किया आंसर। सेकंड पैसेज दिमाग लगाया, खत्म हो जाता है दिमाग आधे घंटे के अंदर ही रीडिंग के अंदर। लास्ट पैसेज तक तो माइंड ही नहीं बचता और वहां पर हमें जरूरत पड़ती है तुक्कों की, तुक्के लगा के आ जाते हैं हम। तुक्के मतलब गैस वर्क, अगर किसी को तुक्का वर्ड नहीं पता तो गैस वर्क लगा के आ जाते हैं। अब एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूंगी मैं उस इंस्टीट्यूट का, वहां का स्टूडेंट मेरे पास आया और मैंने उसे ये स्ट्रेटेजी बताई, उसे पता ही नहीं थी, वो उल्टा करती थी, वो कहती थी हमें तो बताया ही नहीं कि ये चीज ऐसे भी करनी होती है। मेरे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैं उन्हें इसी तरह से रीडिंग करवाती हूँ और एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके नंबर कट गए हैं। रीडिंग में बच्चा जाता ही नहीं है अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर लेंगे तो। पहले
में 15 मिनट दो, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, आप फास्ट कर सकते हैं। सेकेंड पैसेज में थोड़ा सा स्लो हो जाता है माइंड, 20 मिनट्स दो। लास्ट पैसेज के लिए टाइम बहुत चाहिए होता है, क्योंकि माइंड खत्म हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे कहने पर फर्स्ट पैसेज को फर्स्ट ही करोगे। कई बार लास्ट पैसेज सबसे इजी होता है, बीच वाला उससे डिफिकल्ट, फर्स्ट वाला उससे डिफिकल्ट। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से टॉपिक के साथ यूज्ड टू है, या आपने कौन से स्ट्रीम से सब्जेक्ट्स मतलब की हुई है। आपने स्ट्रीम आपकी कौन सी है, हो सकता है आपकी आर्ट स्ट्रीम है, कॉमर्स है, या साइंस से रिलेटेड वो टॉपिक्स आए हैं। जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा होगा उससे उसके लिए हो सकता है लास्ट पैसेज इजी हो, अगर वो लास्ट वाला साइंस से रिलेटेड है। सो चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर नॉलेज कि कौन सा पैसेज सही है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस पैसेज को सही समझ रहे हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग इजी है, उस पर पहले 15 मिनट खर्च कीजिए। नेक्स्ट जो आपको इजी लग रहा है उस पर 20 मिनट, और जो लास्ट वाला टॉपिक लग रहा है आपको उस पर 25 मिनट खर्च करना। तो ये स्ट्रैटेजी 101% यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। सो यही थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो जरूर 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 नंबर आएंगे। बस प्लीज इनको दिमाग से और मन से फॉलो करना। और बच्चों को अक्सर रीडिंग में ही प्रॉब्लम आती है, बच्चे डरते हैं रीडिंग से कि मैम मतलब ना नहीं समझ नहीं आ रहा, मैम 19 पर स्कोर अटक रहा है, 18 पे अटक जा रहा है। मेरे पास आते हैं कमेंट्स आते हैं, मेरे को इनबॉक्स भी आता है इंस्टाग्राम पर। सो प्लीज़ उन चीज़ों को ज़रूर देखो और इस टिप्स को फॉलो करो, क्योंकि रीडिंग से ही आपका स्कोर, बैंड स्कोर बहुत हाई जा सकता है अगर इसमें आपने अचीव कर लिए स्कोर्स। और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे ज़रूर बताना कि मैं और कौन सी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। कमेंट सेक्शन में आपके लिए ओपन है। और ये आपको वीडियो कैसी लगी, यूजफुल लगी तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। NTST IELTS सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।